24 सीटों में कई वीआईपी सीट हैं और उन वीआईपी सीट पर क्या स्थिति बनने वाली है। अमित शाह ने जो संकेत दिए हैं वो हो सकता है वो संकेत उन सीनियर लोगों के लिए भी हों जो बहुत सारा सपना पाले बैठे हैं। इस बार विजय अग्रवाल भी उनके साथ खड़े थे। इन्होंने जाकर के आशीर्वाद मांगा उनसे। तो पार्टी पूरी एक तरफा ओपी चौधरी के लिए ताकत लगा दी है कि इन्हें जिताना है। अब इस बार एकदम फ्रेश चेहरा तो दिया है पार्टी ने, हो सकता है बाजी पलट जाए। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, अगर आप हर वक्त जा करके वहाँ हिंदू खतरे में है तो जनता इसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगी। अमर अग्रवाल ने एक नगरीय निकाय मंत्री रहते हुए एक साहस दिखाया था, एक रिस्क ली थी और वो रिस्क उन पर भारी पड़ गई। जब मामला तीन बड़े दिग्गजों के बीच हो तो फिर हार जीत का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग में 24 सीटें हैं। 24 सीटों में कई वीआईपी सीट हैं और उन वीआईपी सीट पर क्या स्थिति बनने वाली है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं अनिल भाई से, अनिल द्विवेदी जी से। अनिल जी, सबसे पहले सरगुजा संभाग में हम ऊपर से ही बात करते हुए आ रहे हैं। और अब हम बिलासपुर पे बात कर रहे हैं सरगुजा से बात करते हुए। तो बिलासपुर में सबसे ऊपर आता है रायगढ़ का सीट और रायगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। पूर्व आईएएस और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ओपी चौधरी, और ओपी चौधरी को लेकर के अमित शाह ने स्पष्ट कहा था वहाँ पर कि आप इनको विधायक बनाइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कई सारी दिक्कतें भी हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो बीजेपी के कद्दावर लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो विधानसभा पहुंचे, क्योंकि बड़ा आदमी बन जाएंगे तो बहुत सारे बड़े आदमियों को समस्या हो जाएगी। क्या स्थिति वहाँ से, क्या खबरें निकल करके सामने आ रही है? देखिए, भाजपा में जब हम कैडर की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, और बीजेपी ने ही ये दिखाया है कि बहुत वो तेजी से अचानक से बड़ा फैसला करती है। गुजरात में आप देखिए, सारे मंत्री एक झटके में सब बदल दिए गए। लोकसभा चुनाव में देखिए, सारे पुराने सांसद चेंज कर दिए गए, नए चेहरे दिए गए छत्तीसगढ़ से। तो इसी तरह अगर ओपी चौधरी जो पूर्व आईएएस रहे, छत्तीसगढ़ के ब्यूरोक्रेट्स रहे, अब वो रिजाइन करके बीजेपी से जुड़े, राजनीति में आए हैं और धीरे धीरे उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है पार्टी में भी। तो यदि पार्टी उनको लेकर के आई है तो ये तो तय है कि उनका वो लंबा उपयोग करेगी, और इसीलिए अमित शाह ने जो संकेत दिए हैं वो हो सकता है वो संकेत उन सीनियर लोगों के लिए भी हों जो बहुत सारा सपना पाले बैठे हैं। लेकिन पार्टी अब एक मैसेज दे रही है कि हम यंग लोगों को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी एक दूसरी कैडर की लाइन की तैयार करना चाहती है पार्टी में, और ओपी चौधरी उसके पहले अगुवा है। अब इतना जरूर माइनस है ओपी चौधरी के साथ कि उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी की और खरसिया से चुनाव लड़ लिया था, वो भी मात्र 2 या 3 महीने के अंतराल में चुनाव लड़ा, तो इसलिए वहां से वो जीत नहीं सके, जबकि वो उनका गृह जिला माना जाता है, वहां से वो जीत नहीं सके खरसिया। अब वो रायगढ़ आए हैं। रायगढ़ में देखिए थोड़ा स्वीकार्यता उनकी हो सकती है, इसलिए क्योंकि रायगढ़ बेसिकली अग्रवालों की सीट मानी जाती है। तो इसके पहले आप देखिए कि जब टिकट मिली बीजेपी के व्यक्ति को तो वहां से विजय अग्रवाल ने निर्दलीय फॉर्म भरा और बीजेपी वहां तीसरे नंबर पे आ गई। विजय अग्रवाल वहां से जीत गए। तो पिछली बार बीजेपी ने जो तो बोलते ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, इस बार बीजेपी ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा सोचेंगे, और एकदम नया चेहरा ओपी प्रकाश नायक पिछली बार जीते थे, विजय अग्रवाल जी निर्दलीय थे विजय अग्रवाल, तो मतलब सेकंड नंबर पे निर्दलीय अग्रवाल थे, बीजेपी तीसरे नंबर पे आ गई। तो इस बार जो है वो ओपी चौधरी सामने हैं, प्रकाश नायक हैं। प्रकाश नायक का भी एंटी इनकम्बेंसी है और 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो उनके बाहुबली होने को साबित करती हैं। तो थोड़ा सा रायगढ़ के लोगों को ये पसंद नहीं आया था। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि रायगढ़ में नवीन जिंदल का रोल भी बहुत अहम होता है, क्योंकि वो बड़े उद्योगपति हैं, उनका वहाँ से उद्योग घराना चलता है। तो उनका क्या उपयोग पार्टी ने की, वो उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने। तो ओपी चौधरी को लेकर के थोड़ा सा तो वहाँ पर एक स्प्लिंट है, वहाँ पर लोगों में, युवाओं के बीच है। लोग युवा खासतौर पर उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। और इस बार विजय अग्रवाल भी उनके साथ खड़े थे। इन्होंने जाकर के आशीर्वाद मांगा उनसे,
पैर छू करके, और उसके बाद फिर वो विजय अग्रवाल इनके साथ खड़े वहाँ दिखाई पीएम दिए। की रैली हुई, वहाँ अमित शाह की रैली हुई, वहाँ नड्डा भी गए, और वहाँ ओम माथुर भी रहे बहुत दिनों तक बिल्कुल जमा के। और इन सारे नेताओं को, इन सारे बड़े नेताओं ने मनाया कि इस बार तो आपको ओपी चौधरी का साथ देना है और उन्हें जिता करके ये सीट देनी है। तो पार्टी पूरी एक तरफा ओपी चौधरी के लिए ताकत लगा दी है कि इन्हें जिताना है। अब उसके लिए चाहे सुनील रामदास हो, जो वहाँ बहुत बड़े उद्योगपति हैं वहाँ के, चाहे फिर वो विजय अग्रवाल हो, चाहे वो रोशन लाल अग्रवाल जो अब नहीं रहे लेकिन उनके जो चिंतक हैं, समर्थक हैं वो हों, या पूरी बीजेपी क्यों ना हो, उमेश अग्रवाल भी वहां पर है। तो ये सब लोग मिलकर के कहा गया है कि ये सीट जिता करके देनी है। फाइनल डिसीजन तो जनता करेगी किसको जिताना है। लेकिन ओवरऑल जो एक मैसेज आ रहा है, वो मैसेज आ रहा है कि ठीक ठाक मामला है, बहुत ज्यादा लीड ना हो लेकिन जीत वहां से एक बात मैं कह सकता हूं कि ओपी चौधरी को सामने रख करके छत्तीसगढ़ की जनता इतना विश्वास बना सकती है कि या तो केंद्र में या राज्य में ओपी चौधरी एक बड़े नेता के तौर पर सामने आएंगे। निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उसी के से लगे, अभी खरसिया की हम बात कर रहे हैं, खरसिया से उमेश पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस के जो यहाँ के अध्यक्ष थे, मंत्री थे, और जो जीरम घाटी में शहीद हो गए थे, नंद कुमार पटेल उनके बेटे हैं, और उच्च शिक्षा मंत्री अभी रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी स्थिति क्या है? बताया जा रहा है इस बार बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताई। से बीजेपी ने किसको दी है? खरसिया से बीजेपी ने एक साहू समाज के एक नया उम्मीदवार को उतारा है। लेकिन बताते हैं कि बहुत जिस तरीके से नंद कुमार पटेल जैसी स्थिति होती थी, वो एक तरफा, उस तरह की स्थिति इस बार नहीं रही। उमेश पटेल यंग है और उनके परिवार ने कीमत चुकाई है नक्सलवाद की। बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें उनके पिताजी और उनके भाई की दोनों की डेथ हुई, नक्सलियों ने उन्हें उनकी हत्या की। और उसके बाद एक सिंपैथी के चलते उमेश पटेल को टिकट मिली और वो वहाँ से चुनाव जीत गए और भारी वोटों से जीते, 40-50 हज़ार का अंतर था। फिर ओपी चौधरी आए पिछले साल, उसमें भी उनका लीड बहुत कम नहीं हुई, उमेश पटेल अच्छे वोटों से जीते वहाँ से। अब इस बार एकदम फ्रेश चेहरा तो दिया है पार्टी ने, हो सकता है बाजी पलट जाए, क्योंकि उमेश पटेल 5 साल मंत्री रहे तो एंटी इनकम्बेंसी आती है। उनके इलाके के बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने वहाँ कई लोगों से बात की तो बोलते थे कि जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई उमेश पटेल के बनने से। और थोड़ा सा उनके नेचर को भी, रिजर्व नेचर है उमेश पटेल का, हम लोग भी विधानसभा में देखते हैं, हम ज़्यादा मिल नहीं पाते उमेश पटेल से, तो थोड़ा रिजर्व नेचर है, तो इसका थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो व्यक्ति 40-50 हज़ार वोटों से जीत रहा हो, उसकी लीड अब कितनी कम होगी एंटी इनकम्बेंसी में? 20,000, 25,000, 35,000 ले दे के भी हो सकता है निकाल सकते हैं उमेश पटेल, तो कुछ भी हो सकता है इस सीट पर। एक और सीट है रामपुर, जहां से बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर और पूर्व गृह मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ननकीराम कंवर जी। उनके बारे में क्या खबर है? मुझे लग रहा है अभी उनकी अंतिम पारी है और मेरे ख्याल से 80 तो क्रॉस कर चुके हैं ननकीराम कंवर जी। मैंने उनको पटवा गवर्नमेंट में, जब मैं 12th पास पढ़ता था तब मैंने उनको देखा था, पटवा गवर्नमेंट में मंत्री थे वो जी। लेकिन ननकीराम कंवर की एक सबसे बड़ी जो आदर्श है एक तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए, अतुलनीय आदर्श है। मतलब देखिए उन पर कोई बेदाग नहीं, दागदार व्यक्ति नहीं है। आज तक उनकी छवि बहुत अच्छी बनी रही, कोई दाग नहीं लगा। जनता के लिए आज भी वो 24 घंटे खड़े रहते हैं और किसी भी स्तर पे जाकर के लड़ाई लड़ते हैं, किसी भी स्तर पे जाके लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो चाहे खुद की पार्टी के खिलाफ हो, तो वो मुखर होकर। और अभी देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा जो पीएससी था वो किसी ने नहीं उठाया, उसको उन्होंने उठाया, वोट लेकर के वो गए, बिल्कुल गए। उससे बीजेपी को एक बड़ा माइलेज भी मिला उस मुद्दे को उठाने से। तो ननकीराम कंवर, लेकिन देखिए राजनीति में हर चीज की एक उम्र रहती है और होना भी चाहिए। मुझे लग रहा है अब ननकीराम कंवर अगर जीत भी जाते हैं ना, तो अब उन्हें अपना विकल्प देखना चाहिए, क्योंकि अब 80 की उम्र हो गई है। आपको एक मैसेज ये भी देना चाहिए कि नहीं अब बहुत हो गया पॉलिटिक्स, अब मैं समाज सेवा करूंगा। तो ये मैसेज दिए जा सकते हैं। हालांकि ननकीराम कंवर के सामने कोई बहुत अच्छा चेहरा कांग्रेस ने नहीं दिया है, तो कंवर जीत भी सकते हैं और ये भी कह के जीत रहे होंगे कि भाई अंतिम मौका दे दीजिए और उसके बाद अब मैं फिर दूसरा विकल्प देखूंगा। तो हम कोटा की चर्चा कर रहे थे। कोटा से काफी महत्वपूर्ण सीट है। डॉक्टर रेणु जोगी अभी वहां से विधायक हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं।
इस बार वो भी चुनाव मैदान में वहाँ से है। बीजेपी ने वहाँ से दिलीप सिंह जुदेव, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की पुत्र प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। और कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव, जो कि मुख्यमंत्री जी के काफ़ी विश्वस्त एक नेता है, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या स्थिति बनती है यहाँ? रेणु जोगी अपनी सीट बचा पाएंगी? देखिए, बेसिकली ये कांग्रेस बेल्ट सीट है। कोटा हमेशा कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीतता रहा, और चाहे वो फिर अजीत जोगी के समय का दौर रहा हो, चाहे फिर रेणु जोगी रही हो, ये सीट कांग्रेस के ही खाते में गई। बीजेपी जीत नहीं पाती यहाँ से, और बड़ा भारी अंतर रहता है। तो मतलब अजीत जोगी तो रिकॉर्ड मतों से जीते, 50,000 से ज़्यादा लीड वहाँ से ले लेते थे। फिर रेणु जोगी आई, उन्होंने भी उस लीड को बनाए रखा। इस बार परिस्थितियां थोड़ा बदली हैं वहां पर, क्योंकि रेणु जोगी अब कांग्रेस में छोड़ करके जोगी कांग्रेस में आ गई। वहीं से पिछली बार उसी से विधायक बनी थी वो। तो जोगी कांग्रेस से त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पर। अटल श्रीवास्तव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो अटल श्रीवास्तव कांग्रेस से और बीजेपी से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, ये दोनों बाहर से आए हुए कैंडिडेट हैं, क्योंकि अटल श्रीवास्तव बिलासपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ने बोला कि जाइए वहां से चुनाव लड़िए, मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं अटल श्रीवास्तव। तो इस पर्यटन के अध्यक्ष भी हैं, पर्यटन मंडल के। तो अटल श्रीवास्तव को कांग्रेस ने वहां से भेजा, बीजेपी ने भी बाहरी आदमी भेज दिया। तो थोड़ा बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा वहां पर हावी है। रेणु जोगी ने इसी मुद्दे को हवा दी है वहां पर। लेकिन आप देखिए कि रेणु जोगी की भी उम्र हो गई है। फिर जोगी कांग्रेस का जिस तरह जनाधार घटता चला जा रहा है, उसके चलते भी थोड़ी समस्या होगी। लेकिन जब मामला तीन बड़े दिग्गजों के बीच हो, तो फिर हार जीत का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहां पर मैं एक अंदाजा लगा सकता, तो हो सकता है बीजेपी यहां सबसे कमजोर साबित हो। ठीक है, पहले नंबर पे लड़ाई रेणु जोगी और अटल श्रीवास्तव के बीच हो सकती है। दूसरे पे जो आएगा तो इनमें से ही कोई दूसरा हो। बीजेपी यहां तीसरे नंबर पे रह सकती है, क्योंकि प्रबल अटल की तरह सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। अटल श्रीवास्तव बिलासपुर में थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में थे। पिछली बार उन्होंने जो संघर्ष किया सत्ता में लाने के लिए, कितने उन्होंने लाठी डंडे सब खाए थे, सबसे ज्यादा लाठियां खाई थी। तो अटल को उसका इनाम भी मिला, भूपेश बघेल ने दिया, और इस बार इनाम दिया कि जाओ अब वहां से चुनाव लड़ो। ये वैसे ही है कि आपने गिरीश देवांगन को राजनांदगांव भेज दिया कि वहां से चुनाव लड़ लीजिए। तो इसलिए लड़ाई, मुझे लग रहा है मुख्य लड़ाई अटल श्रीवास्तव और रेणु जोगी के बीच है, क्योंकि प्रबल एक तो अचानक उतरे हैं, दूसरा सक्रिय राजनीति की पॉलिटिशियन नहीं रहे। वो हिंदुत्ववादी हो चेहरा हो सकते हैं कि घर वापसी अभियान चलाना था, इसलिए उनको आगे कर दिया पार्टी ने। उन्होंने अपने पिताजी की जगह ली और वहीं से राजनीति का स्टार्टअप किया घर वापसी अभियान से। लेकिन धर्मांतरण और घर वापसी अभियान को आप राजनीतिक वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये मुद्दा ही अलग है। तो प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, अगर आप हर वक्त जा करके वहां हिंदू खतरे में है, तो जनता इसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहां पर भी आपको आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, 5 साल मेहनत करना पड़ेगी, तब पब्लिक को लगेगा कि नहीं हमारे बीच का आदमी है। तो इसलिए प्रबल की थोड़ा स्थिति वहां कमजोर है। हालांकि और दोनों बाहरी का मुद्दा होगा तो संभव है कि रेणु जोगी वहां से अपना बचा ले। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। फिर पब्लिक को लगता है कि चलो इससे अच्छा तो रेणु जोगी ठीक है, मिलनसार हैं, मिल लेती हैं, काम सौम्य चेहरा है, कोई उनके अजात शत्रु है वहां रेणु जोगी। इसलिए मुझे लग रहा है संजय वहां कुछ भी हो सकता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बीजेपी वहां कमजोर है। बिल्हा की बात कर लेते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी का ओबीसी चेहरा धर्मलाल कौशिक वहां से चुनाव मैदान में हैं, और उनके सामने उनके परंपरागत प्रतिद्वंदी सियाराम कौशिक। दोनों में मुकाबला है। क्या खबरें आप तक हैं? देखिए, धर्मलाल कौशिक पिछड़ा वर्ग से नेता माने जाते हैं वहाँ पर, और बहुत अच्छा चेहरा है। विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो उनका अपना एक जनाधार है वहाँ पे। और धर्मलाल कौशिक भी बहुत सरल सौम्य मिलनसार व्यक्ति हैं, और मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, मतलब दावेदार माने जाते हैं, स्वाभाविक दावेदार है वो मुख्यमंत्री के। तो धर्मलाल कौशिक की भी साख तो दांव पर है। इतने साल से आप विधायक हैं वहाँ से, तो एंटी इनकम्बेंसी आई जाती है थोड़ा सा, लेकिन लड़ाई टफ है वहाँ पे। और सियाराम कौशिक भी बहुत परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं वहाँ पर, उनकी भी छवि अच्छी है। वो
लेकिन वहां पर जो 2-3 प्रकार का जो वोट वर्ग है, जो वो वहां का ज्यादा फैसला करता है। अब वो किसके पक्ष में गिरता है ये समय बताया गया, 3 दिसंबर का जो मतगणना होगी उससे पता चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी की स्थिति में धर्मलाल कौशिक थोड़ा सा मजबूत स्थिति में है। बिलासपुर बगल में काफी महत्वपूर्ण है। शैलेश पांडे कांग्रेस के सिटिंग विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के बीच मुकाबला है। क्या खबरें पहुंची है? ये वैसी ही लड़ाई है जैसे रायपुर पश्चिम में हो रही है विकास उपाध्याय और राजेश मुड़त के बीच में। ये वैसी ही लड़ाई है सेम, क्योंकि विकास उपाध्याय, राजेश मुड़त भी मंत्री थे, आज विकास के खिलाफ लड़ रहे हैं, विकास विधायक है। इसी तरह कोटा में देखिए, कोटा में शैलेश पांडे को बिलासपुर शहर से शैलेश पांडे जो है वो विधायक रहे कांग्रेस से। इसके पहले वो एकेडमिशियन रहे और पहली बार राजनीति में आए कई साल, और उनको टिकट मिली और वो विधायक बन भी गए। तो ये उनकी लोकप्रियता का असर था। ये उन्होंने जो एक समाज को जोड़ा, जिस तरह संबंध बनाए लोगों से, ये उनकी जो मिलनसार छवि है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और ये उनका फल था कि पब्लिक ने उनको बोला कि जिताया जाए। और अमर अग्रवाल के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी। भाजपा कार्यकर्ता बहुत नाराज थे उनसे, उनके कार्य व्यवहार को लेकर के। इसलिए अमर अग्रवाल पिछली बार चुनाव बुरी तरह हारे और शैलेश पांडे वहां से जीते हैं। अब ये देखना होगा, वहां की पब्लिक देखेगी कि 5 साल हमने आपको विधायक चुना तो आपने काम क्या किया। अमर अग्रवाल तो वहां इसलिए चुनाव हारे थे क्योंकि वहां पर उन्होंने सबसे बड़ा प्रयोग छत्तीसगढ़ का किया था, भूमिगत नाली का। खोदापुर बोलने लगे थे लोग बिलासपुर को, और प्रयोग बहुत अच्छा था। अगर प्रयोग भूमिगत नाली, तो अब आज की जरूरत भी है पूरे प्रदेश के लिए। तो अमर अग्रवाल ने एक नगरीय निकाय मंत्री रहते हुए एक साहस दिखाया था, एक रिस्क ली थी, और वो रिस्क उन पर भारी पड़ गई क्योंकि वो प्रोजेक्ट काफी महंगा हुआ, वो जल्दी पूरा हो नहीं सका, तमाम बिलासपुर में गड्ढे हो गए थे, उसके खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो लेकिन अब 5 साल में शैलेश पांडे की एंटी इनकम्बेंसी है। शैलेश पांडे फिर थोड़ा सा आप सिंहदेव के साथ जुड़े रहे, तो भूपेश उसका भी नुकसान, उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ा कि आपके प्रोजेक्ट ओके नहीं हुए, या हुए होंगे तो समय पर पूरे नहीं हो पाए, आप रिबन नहीं काट पाए, आप उद्घाटन नहीं कर पाए। इतना साल वहां से विधायक रहने के बावजूद वहां पर वो झंडा नहीं फहरा पाए। झंडा फहराने दूसरे लोग वहां आते थे, दूसरे विधानसभा से लोग वहां पर झंडा फहराने आते थे, विधायक और संसदीय सचिव, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका। तो थोड़ा सा उसका नुकसान, और इस वजह से संगठन भी जो है चुनाव में, मुझे लगता है कि जो सहयोग उनको मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, पूरी पार्टी का एकजुटता का, वो भी नहीं, शायद मुझे लगता है कि इस बार शायद नहीं मिल पा रहा है, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। और अमर अग्रवाल थोड़ा इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जितने भी उनके विरोधी थे पार्टी में, उन सबको मनाया और उनके साथ बैठ के मीटिंग की। तो अमर अग्रवाल को फिर से एक्सेप्ट किया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं क्या परिणाम होंगे 3 में। एक महत्वपूर्ण सीट और है बिलासपुर में, शक्ति। डॉक्टर चरणदास महंत वहां से चुनाव मैदान में हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के सौम्य चेहरे के तौर पे उनको माना जाता है, और बड़े सुलझी हुई राजनीति करते हैं। उनके बारे में क्या खबर है? हालांकि आखिरी वक्त में उन्होंने जो है जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसको अपने खेमे में उन्होंने ले लिया है, और कहा, इस तरह का जुमला चला कि जिस तरीके से मंतूराम का जो बदला है वो कांग्रेस ने वहां पर चुकाया। तो ओवरऑल स्थिति क्या है? यहाँ पर मजेदार बात यह रही कि जोगी कांग्रेस का प्रत्याशी महंत के फेवर में बैठा, और अमित जोगी दोषी ठहरा रहे थे सीएम को। ठीक है, तो ये महंत जी का ये भी एक बड़ा एक तरह से उपलब्धि या सफलता मानी। बहरहाल आपने कांग्रेस के विज्ञापन देखे अभी जो जारी हुए जी, उसमें नेताओं के जो फोटो दिए गए जी, उसमें महंत अभी नंबर 1 होते हैं जी, दूसरे पे शैलजा होती है, जी, तीसरे पे मुख्यमंत्री होते हैं बड़े चेहरे के, जी, फिर 2 इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होते हैं। जिस तरह कमेटियां बनी विधानसभा चुनाव की उसमें महंत को आगे रखा गया, जी, चुनाव समिति का तो संयोजक ही महंत बनाए गए। जी, तो चरणदास महंत कांग्रेस आला कमान के बहुत विश्वसनीय और भरोसेमंद चेहरा है। जी, ये जरूर है कि राहुल गांधी खेमे में वो उतनी अप्रोच नहीं बना सके, जी, लेकिन अगर सोनिया गांधी का फैसला कुछ होता है जी, या सोनिया गांधी के वो काफी करीब है। जी, अब देखिए कि वो केंद्रीय मंत्री भी थे, चरणदास महंत जी, केंद्रीय मंत्री रहे और उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलवाई लोकसभा की
और तब जितवाया जब मोदी लहर में उन्होंने जितवाया। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि कोरबा से लेकर के शक्ति और जांजगीर का जो इलाका है वहां महंत की बादशाहत है, चरणदास महंत की, कि उन्होंने अपनी पत्नी जो घरेलू थी उनको जितवा करके सांसद बनवा दिया और उन्होंने साबित किया कि मेरा जनाधार या मेरा जन समर्थन कितना ज्यादा है। बिल्कुल। तो महंत भी, डॉक्टर चरणदास महंत बहुत सुलझे हुए, बहुत कबीरपंथी व्यक्ति हैं, बहुत जाने माने हैं, बहुत विद्वान हैं, मिलनसार हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये ना कि वो समय को देखते हुए अपने को एडजस्ट करना जानते हैं। ऐसा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एक बार कांग्रेस आलाकमान ने तय कर दिया तो आप देखिए कि 5 साल तक मुख्यमंत्री के खिलाफ वो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने शांति से सहा कि हाँ भाई ठीक है, अब जो तय हुआ उनको उसको मान के चलना है, कांग्रेस के हित में, संगठन के हित में और खुद के कैरियर के हित में। तो इस तरह भूपेश बघेल जो है समय को पहचानने, समय की नब्ज को पहचानते हैं, उसके हिसाब से फैसले करते हैं, और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी नहीं चलते हैं, पूरी स्ट्रेटजी चलते हैं। अभी 4-5 टिकटें दिलाने में उनको बड़ा भूमिका रही उसमें उनकी। तो महंत जो है स्वीकारनीय व्यक्ति है, कांग्रेस में एक भरोसेमंद, शैलजा का जो अभी प्रदेश प्रभारी हैं उनके बहुत भरोसेमंद चेहरे हैं, क्योंकि वो दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल थे मनमोहन सिंह के समय में। इसलिए शैलजा का विश्वास हासिल होना या सोनिया गांधी का विश्वास होना, भविष्य में महंत एक छुपे हुए खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। और वहां से बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति अच्छी है, लगभग और चुनाव वो निकाल रहे हैं। उसी के बगल में एक महत्वपूर्ण सीट है जांजगीर चांपा, जहां से नेता प्रतिपक्ष चुनाव मैदान में हैं। उनकी स्थिति कैसी है, क्या जानकारी आप तक है? मुझे थोड़ा सा उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी दिखी है। लोग हालांकि वो जिस समुदाय से वहाँ करते हैं उसके करीबन बताते हैं वहाँ 60 से 62% वोट है, और यही उनके लगातार जीतने का एक वो भी है। मुझे लग रहा है वो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं विधानसभा, नारायण चंदेल विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के बहुत ही अग्रणी नेताओं में माने जाते हैं नारायण चंदेल, और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके रहते। लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हैं वहां पे, खुद उनके पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई जिसके चलते थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी बनी है वहां की जनता के, खासकर उनके बेटे को लेकर के, हालांकि हमें उस पर जाना नहीं चाहिए, पर्सनल मैटर होता है ये, लेकिन उसके चलते एक मन में तो चीजें आ जाती है ना पब्लिक के बीच में, तो उससे वो कैसे उबर पाते हैं, उबर पाए कि नहीं पाए। और बीजेपी वहां सपोर्ट कर रही है, वहां के कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं, और लेकिन शायद कांग्रेस ने चेहरा अच्छा दिया है उनके सामने, नारायण चंदेल के सामने में, तो वहां भी कुछ कह नहीं सकते, कुछ अच्छा ही रिजल्ट होगा वहां भी। ओवरऑल अगर हम बिलासपुर की 24 सीटों की बात करें तो किसका एज देखते हैं, बीजेपी का कि कांग्रेस का? मुझे लग रहा है कि मामला बड़ा टफ है वहाँ पर बिलासपुर का, और चूंकि मैं बिलासपुर ईमानदारी से बताऊँ तो मैं जा नहीं पाया, इसलिए अभी ये कहना मुश्किल होगा कि सीटें कौन ज़्यादा जीतेगा। लेकिन बीजेपी जो वहाँ से लगभग माइनस थी, इस बार काफ़ी गेन करेगी बीजेपी वहाँ से जी, और बीजेपी लगभग सभी संभागों में गेन करेगी जी इस बार। हाँ, बीजेपी की सीटें कितनी थी? हाँ, सीटें 15 ही थी, 14-15। हाँ, तो जाहिर तौर पे वो गेन करेगी। और बिलासपुर में भी अगर एक सीटों का हम विश्लेषण करें तो बीजेपी अच्छा गेन करती हुई वहां पर दिख रही है। तो यहाँ भी बीजेपी गेन करेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बिलासपुर संभाग का भी जो मैदानी इलाका है, खेती किसानी वाला इलाका है, वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, विशेषकर धान खरीदी और इस बार जो कर्जे माफी का ऐलान, ये 2 चीज मुझे लगता है प्रभावी रहेगी। बिल्कुल। और इन दोनों प्रभावी की वजह से अगर ओवरऑल सीटों की बात करें तो मुझे लगता है कि टोटल जो 24 सीटें हैं उसमें से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पक्ष में रहेंगी। हाँ, मैं एग्री हूं। बीजेपी के पक्ष में थोड़े से कम सीट रहेंगी, क्योंकि उसका बिलासपुर में कांग्रेस उसका उस नुकसान को पूरी भरपाई कर सकती है जो बस्तर और सरगुजा में जी होने जा रहा है उसको। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से बिलासपुर संभाग का विश्लेषण आपके सामने पूरी तरीके से सामने आया, और खासकर जो वीवीआईपी सीट है उसको उस पर किस तरह की परिस्थितियां हैं वो हमने आपको बताई। हम आगे
चर्चा करेंगे आपसे रायपुर संभाग की और दुर्ग की बाकी जो सीटें हैं उस पर भी। लेकिन हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।